हम हिंदी की नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसमें आज हम वर्णमाला पे बात करेंगे, स्वर और व्यंजनों पे। इससे पहले मैंने छोटे जो पॉइंट थे मैंने वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने सभी चीज़ों पर अच्छे से बात की और उन्हें समझाया। अब हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि हम वर्णमाला को देखते हैं कि वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं। तो वर्णमाला में कुल अक्षर या वर्ण बराबर 52 होते हैं। अगर पूछा जाए हिंदी की बहुरूपीय लिपि, हिंदी की मानक बहुरूपीय लिपि, क्योंकि हिंदी की जो लिपि है वो बहुरूपीय है, तो हिंदी की मानक बहुरूपीय लिपि के आधार पर अगर देखा जाए कि हिंदी की मानक बहुरूपीय लिपि के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो उसमें भी 52 ही लिखोगे, चेंज नहीं है कुछ भी। तो उसमें भी 52 लेटर हैं। और ये कौन कौन से हैं जरा उन्हें देखते हैं। हम इसको एक अच्छे से डायग्राम से समझते हैं कि कौन कौन से लेटर हैं। देखिए, सबसे पहले होते हैं स्वर। हम 52 लेटर्स को पूरा करके देखते हैं किस तरीके से, फिर आगे हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजनों को अच्छे से। स्वर, उसके बाद होते हैं व्यंजन। व्यंजन के बाद आता है आपका संयुक्त, और संयुक्त के बाद आता है आपका द्विगुण। द्विगुण या उत्क्षिप्त भी इन्हीं को कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। और उसके बाद एक होते हैं आपके इसमें जिन्हें बोलते हैं अयोगवाह। तो इनके अकॉर्डिंग हम देखें कि स्वर की संख्या कितनी होती है, ये 11 होते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 और संयुक्त व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है 4 और द्विगुण की होती है 2, अयोगवाह की होती है 2। कौन कौन से हैं जरा इन्हें देखते हैं कि स्वर तो आप जानते ही हो, आ, ई। स्वरों को आप जानते हो कि आ से लेकर आ डॉट डॉट करेंगे और ये केवल औ तक जाएंगे। आगे 33 व्यंजन आप जानते हो। सबसे पहले कौन से होते हैं? सबसे पहले व्यंजन है स्पर्श। स्पर्श श्रेणी। स्पर्श श्रेणी में कितने आते हैं? 25 वर्ड्स। स्पर्श के बाद आते हैं आपके अंतस्थ। अंतस्थ में आते हैं आपके 4 व्यंजन। आगे ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म में आते हैं आपके 4। इस प्रकार ये टोटल कितने हो गए? 33। 24 वो 25 प्लस 4 29 और 4 33 हो गए। उसके बाद संयुक्त व्यंजन को बात करें तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्षेत्र, ज्ञा और स्रा, ये होते हैं। उसके बाद द्विगुण की बात करें तो द्विगुण के व्यंजन होते हैं अड़ा और डाण, ये होते हैं अड़ा और डाण। नीचे बिंदी आती है इनके। आगे हम अयोगवाह की बात करें तो छोटी अंग आती है और बड़ी अंग आती है। ये हो गए 2, कितने हो गए? 33 और 11 कितने हो गए? 44। 44 और 4 कितने हुए? 48, 49, 50 हो गए, 52 हो गए। इस तरीके से टोटल वर्ड जो हैं वर्णमाला में वो 52 हैं। हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वरों को। स्वरों की सारी कहानी खत्म करेंगे कि स्वर क्या होते हैं। देखिए, स्वर क्या होते हैं, स्वरों को समझते हैं। स्वर की परिभाषा अगर देखना चाहो तो मैं मौखिक बोल रहा हूँ। स्वर अपने आप में स्वयं उच्चारित होते हैं, ये सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो स्वर अपने आप में स्वयं उच्चारित होते हैं किसी की सहायता के बिना, ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं अपने आप में। तो स्वर, अभी हम 2 मिनट में व्यंजनों की संख्या के बारे में और बात करता हूँ। जरा देखो, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। अगर वर्णों की बात करें
तो वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होते हैं इनके। कौन कौन से होते हैं ज़रा देखिए। एक होता है स्वर और एक होते हैं व्यंजन। मैंने इनके बारे में स्वर कितने, अब इनके टाइप्स देखिए कि स्वर, इन्हें की संख्या अगर पूछ ले स्वरों की कि संख्या कितनी होती है, अगर इनकी पूछ ले कि मात्राएं कितनी होती हैं, और ये पूछ ले कि भेद कितने होते हैं इनके, तब क्या कहेंगे? संख्या होती है 11, मात्राएं होती हैं 10 और भेद होते हैं 3। इनको हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद अगर हम इसको देख लें व्यंजन को, तो व्यंजन को देखिए, अगर हम इनकी संख्या पूछें, मूल संख्या की बात करें इनकी, तो मूल संख्या होती है 33। अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे कुल संख्या इनकी पूछ लें तो इसी में 39 हो जाती है। आगे अगर मैं पूछ लूँ इनके भेद, तो इनके भेद क्या होते हैं? तो इनके भेद होते हैं 3। भेद इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। हम अब इस स्वर की कहानी को उठाएंगे, पूरी क्या है उसे समझेंगे। तो क्या है ज़रा देखते हैं। स्वर, जो स्वरों की कहानी, स्वर एक तो हम उत्पत्ति के बारे में पढ़ लें स्वरों की, और एक कालमान या फिर मतलब समय के आधार पर या कालमान के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उन्हें देखते हैं। जैसे कि मान लो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और यहाँ पे मान लूँ मैं मात्रा या समय या कालमान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जरा देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन्हें समझते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। जरा देखिए, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं मूल स्वर और होते हैं आपके संयुक्ता स्वर। इन्हें हम बाद में डिफाइन करेंगे अच्छे से। संयुक्त स्वर में यहीं से याद रखिए, ये जो वर्ण है ये आपकी संधियाँ 3 क्लियर करते हैं। यहाँ पे 3 संधियाँ क्लियर हो जाती हैं इन्हीं वर्णों से, जो संयुक्त वर्ण हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है दीर्घ वर्ण। ये जो संयुक्त वर्ण है वो डिवाइड हैं दीर्घ वर्णों में, और होते हैं संधि। इन्हीं को संयुक्त स्वरों को और भी हम कुछ कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें और याद रखिए, संधि स्वर। अगर हम इन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं और इन्हें कहते हैं गुण, मतलब गुण छोड़ो, इन्हें कहते हैं मतलब दीर्घीय हो जाएंगे बड़े। और ये जब बनते हैं संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त होकर के बनते हैं। इसका मतलब ये है, ये हो जाएंगे आपके संधि स्वर बोल सकते हो इन्हें, या फिर गुण स्वर भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहो। इनमें कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? तो मूल स्वर देख लो, आ, ई, उ और रे। अगर हम इन्हें देखें दीर्घ में कौन से, इन्हीं के दीर्घ होते हैं, जैसे आ, ई, उ। याद रखिए हिंदी में री का दीर्घ नहीं बनता, लेकिन संस्कृत में बन जाता है। संस्कृत में अगर री का पूछा जाए, संस्कृत में पूछा जाएगा, यहाँ नहीं, ये दीर्घ बन जाता है संस्कृत का, लेकिन हिंदी में ये नहीं है ये वर्ड। आगे की बात करें संधि स्वर, तो संधि स्वर में हो जाता है ए। अब इन्हें लिखने का क्रम समझ लेना, ए ओ, मैं ऐसे लिखता हूँ ए ओ, कुछ फ़ायदा मिलेगा इसका। और इसकी बड़ी बहन आई, शुद्ध उच्चारण, और इसको बोलते हैं औ, ए ओ आई औ। तो इस तरीके से ये होते हैं आपके संधि स्वर। अब हम इन्हें देखते हैं मात्रा या समय या कालमान के आधार पर। तो कालमान के आधार पर हम इन्हें देखते हैं, कालमान के आधार पर इन्हें कहते हैं हम, देखो 3 वर्णों में। कालमान के आधार पर अगर संख्या पूछे कितनी होती है 3, और अगर उत्पत्ति के बारे में पूछ ले तो कितनी होती है संख्या 2, क्योंकि ये और ये। इसके बाद मात्रा के आधार, कालमान के आधार पर देखें, इन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर, इन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर,
और प्लुत स्वर, ये 3 हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो इन्हें देखिए, ह्रस्व स्वर में आपके आ जाते हैं आ, ई और ऊ और री। ये एक मात्रिक होते हैं, इनमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा। और ये दीर्घ होते हैं, इन्हीं के बड़े होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं आ, ई, ऊ। री का बनता नहीं है, ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं। तो इन्हें, और प्लुत क्या होता है कि प्लुत आपको बताएं, ये नाटकों और संवादों में इसका यूज ज़्यादा होता है। प्लुत वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें 3 मात्राओं का समय, इनमें लगता है 2 मात्राओं का समय। इनमें 2 मात्राएं का समय लगता है और इसमें लगता है 3 मात्राओं का। जैसे कि लिखेंगे हम ओम, तो ये जो ओम के बीच में ये बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं? ये ओम के बीच में जो अक्षर बना हुआ है, इसे ई नहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोग ई पढ़ें तो ई मत ना पढ़ें। ये देखें ओम, तो ओ माँ के बीच में जो गैप है ध्वनि का, वो क्या होता है? ये 3 बने हैं हिंदी के, इस तरीके से 3 बने होते हैं। ये हिंदी में 3 लिखते थे पहले, तो अब ये 3 मात्राओं का समय लगता है इसमें। ये कहानी थी स्वर की उत्पत्ति के आधार पर और समय और काल और मात्रा के आधार पर, कालमान के आधार पर। अब मैं आगे देखता हूँ स्वरों के बारे में। तो कैसे, जरा देखिए, अब कहानी शुरू होगी स्वरों की सही से। स्वर को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो स्वर आते हैं उन स्वरों का नाम है मूल स्वर। देखना क्या क्या नाम होता है। मूल स्वर, इन्हीं को कहते हैं ह्रस्व स्वर, और इन्हीं को कहते हैं मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, और इन्हीं को कहते हैं आप लघु स्वर, लघु स्वर, और इन्हीं को कहते हैं एक मात्रिक। एक मात्रिक, इतने नामों से इन्हें जाना जाता है। कितने? मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक। इन्हीं नामों से इन्हें पहचाना जाता है। किसी नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन्हें क्या है? मूल स्वर का मतलब जो पैदा हुए थे, मूल स्वर का मतलब जो सबसे पहले निकले थे हिंदी से, जो हिंदी से सबसे पहले निकले थे, वो वर्ड कौन सा है? सबसे पहला बनता है आ, दूसरा बनता है ई, और तीसरा बनता है ऊ और री। ये मूल स्वर हैं। इन्हें में, इनके उच्चारण में, जो मूल स्वर हैं, इनके उच्चारण में क्या लिखा है? लघु स्वर एक मात्रिक। क्या लिखा है? इसकी परिभाषा ये रही, एक मात्रिक से इसकी परिभाषा डिनोट होती है कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय है, एक मात्रा का समय जो लगता है, एक मात्रा का जो समय लगेगा, उन्हें क्या कहते हैं? लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और एक मात्रिक तो है ही। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें एक मात्रिक कहते हैं। इसके बाद आपका आता है दूसरा दीर्घ स्वर। समझना, दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक। द्विमात्रिक, इसको भी संधि स्वर भी कह सकते हो। मैंने नीचे लिखाया हुआ संधि स्वर दीर्घ और गुण, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि दीर्घ स्वर इसे कह सकते हैं, द्विमात्रिक कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, इनकी परिभाषा देखिए। जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, लिखा है द्विमात्रिक, मतलब जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इनसे कुछ ज़्यादा समय लगेगा। जैसे आप लो एग्जाम्पल में, इन्हीं का बड़ा भाई, दीर्घ, मूल ह्रस्व हो गए दीर्घ, इसी ह्रस्व का बड़ा भाई, तो इन्हीं का बड़े, इन्हीं के बड़े होंगे वो दीर्घ कहलाएंगे। जैसे आ, ई, ऊ। क्या ऋषि का बनेगा? नहीं, ऋषि का कभी ह्रस्व वो दीर्घ नहीं बनता। क्वेश्चन आ सकता है किस वर्ड का हिंदी वर्णमाला में दीर्घ नहीं बनता है, तो ऋषि का दीर्घ नहीं बनता है, कभी भी याद रखना इस चीज़ को। संस्कृत की बात अलग है, उसमें बनता है। तो इसमें क्या लगा है? 2 मात्राओं का समय उच्चारण में, 2 मात्राओं का समय, इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। आगे हम इन्हीं में बात करते हैं प्लुत स्वर। इन्हीं को कहते हैं त्रिमात्रिक। कह दो त्रिमात्रिक, या फिर 3 मात्राओं से अधिक समय लगता है, उन्हें कहते हैं हम प्लुत स्वर। और इनका प्रयोग जो होता है ज़्यादातर नाटकों और संवादों में होता है। जो प्लुत स्वर हैं, इनका जो प्रयोग होता है वो नाटकों व संवादों, इनका प्रयोग नाटकों व संवादों में होता है ज़्यादातर। जैसे कौन सा वर्ड हो सकता है? जैसे हम लिखें, पेपर में आया था ओम, ये जो ओम के बीच में ये निशान दिख रहा है आपको, ये वाला जो
ये वाला, ये जो निशान है ये 3 मात्राओं का प्रतीक है कि ओम। तो ओ और माँ के बीच में जो गैप हो रहा है ध्वनि का वो पिलुत्व स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे नाटकों में कोई लयात्मक तरीका से गाते हैं, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, तो जो सुधार इतना लंबा खींच रहे हैं ना, तो उसमें जो इतनी लयात्मक तरीके से जो आवाज़ों में टाइम लग रहा है तो वो पिलुत्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। नाटक और संवादों में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है पिलुत्व स्वर का। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे स्वरों की कहानी थी। स्वरों में कुछ उच्चारण के स्थान पर होते हैं, कुछ जैसे कि हम मानते हैं कि जो स्वर हैं उन स्वरों को हम कालमान के आधार पर देखते हैं। जैसे कि ऐसे देखो, उच्चारण अवधि के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। ये अगर बांटना चाहते हो तो ये जो मैं पढ़ा चुका हूँ ये उच्चारण अवधि के आधार पर। एक मात्रिक का समय, उच्चारण अवधि मतलब कितने समय तक कौन सा उच्चारण किया जाता है। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक मतलब एक मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय, 3 मात्राओं का समय। अब आगे हम पढ़ते हैं इन्हें कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर इन्हीं स्वरों को हम बांटते हैं जिह्वा की क्रियाशीलता, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कैसे पढ़ेंगे, जरा इन्हें उच्चरित करेंगे। देखो क्या है कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कैसे हम यहाँ जीभ से बोलेंगे, उन वर्णों को बोलेंगे और ये जीभ हमारी क्या करेगी, हमारी जिह्वा के जो क्रियाशीलता के आधार पर हैं इन्हें 3 वर्गों में बांटते हैं। जीभ 3 तरीके से क्रिया करती है। जैसे इसका जीभ का अग्रभाग, जीभ का नंबर 2 मध्य भाग और जीभ का पश्च भाग। ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो हम इसे लिखेंगे नहीं, समझेंगे। जैसे कि मान लो ये है, क्या है, जैसे कि एक जीभ बनाते हैं, हम एक जीभ को बनाएंगे और उस जीभ को देखेंगे। देखो कैसे, ये एक जीभ है, ये मान लो एक जीभ है और इस जीभ के ये जो वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, इसे अग्रभाग कहते हैं, इसे मध्य भाग कहते हैं और इसे पश्च भाग कहते हैं। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पश्च भाग। इसमें अब हम ये देखते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ से, तो जीभ बनाओ उस पर लिख दो। याद रखिए सबसे पहला वर्ड हिंदी वर्णमाला का जो आ होता है वो कहाँ होता है, मध्य में। ऐसे याद करिए, मध्य में सबसे पहले आ जाएगा आ वर्ड आपका, तो ये होता है मध्य स्वर। अगर मध्य स्वर की बात करें जिह्वा में, तो जिह्वा के बीचा बीच बोले आ आ। अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल हो आ आ आ आ, तो ये लग रहा है जीभ बीच वाली उठ के जा रही है ऊपर की तरफ, तो हल्का बार बार बोलने पर ही प्रैक्टिकल कर पाएंगे हम। तो मध्य स्वर ये हो गया। अगर अग्र स्वर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अग्र स्वर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा, देखो ई, और हो जाएगा ई, और इन्हीं से निर्माण होता है ए और आई का। ये कैसे निर्माण होता है मैंने अभी नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगा 2 मिनट के बाद जब संधि समझाऊंगा। जब अब क्या हुआ, ई ए आई, ये अग्रभाग हो गए। बच्चे कौन कौन से हैं, तो उसे देखिए, इसका बड़ा भाई क्या बच गया, आ। अब उसके बाद देखिए इसकी बड़ी बहन, ये 4 हो गए। अब बचा ऊ, और क्या बचा, ओ और औ। ये वर्ड जो बचे थे वो किस में आ गए, पश्च भाग में। ये सारे के सारे पश्च भाग में आ जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अब बचा क्या है, ये क्रियाशीलता के आधार पर हो गए सारे कि क्रियाशीलता जीभ अग्रभाग, अग्र स्वर किसे कहते हैं, और ये कहता है कि अग्र स्वर और पश्च स्वर और मध्य स्वर। मध्य में हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर रखिए आ, उसके बाद ई आएगी तो ऊपर पहुंचा दो, ई ऊपर आएगी। देखो समझिए इसको कैसे याद करना है, भूल जाओ तो याद करो। आ बीच में रखो, हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर, उसके बाद आगे बाद ई बड़ा आएगा, उसे छोड़ दो, इसका बड़ा भाई नीचे लाना है, इसका बड़ा भाई नीचे लेके आना है, उसे छोड़ो पहले, इसको रखा। इसके बाद ई आएगी तो ई ऊपर पहुंचा दो, ई से 4 क्रम लग दो। आगे बाद आई ई ए आई, ऊ को छोड़ दो बीच वालों को, तो
तो जितने भी इस आकार में अक्षर बन रहे हैं इसमें 3 के आकार में, वो सब नीचे ले आओ। समझ रहे हो? ये देखो ऊपर जो 3 के आकार में जो 3 के आकार में जो अक्षर बन रहे हैं वो सब नीचे लेके आओ, वो पश्च हो जाएंगे। सही है? जो 3 के आकार में जो अक्षर बन रहे हैं केवल आ को छोड़कर, जो मध्य में लिखा है आ को छोड़कर, जो 3 के आधार पर जो अक्षर बन रहे हैं, तीन दिख रहे हैं इसमें सभी में, जो 3 दिख रहे हैं बस यही क्या होंगे, नीचे पश्चर हो जाएंगे, बाद बाकी ई ये हो जाएंगे आपके अग्रस्वर। अब आगे हम देखते हैं कि मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर हम कैसे देखेंगे इन्हें। मुखाकृति के आधार पर वो देखिए कि मुखाकृति के आधार पर कैसे बोलेंगे। इन्हें बोल के भी देख सकते हो। अग्रभाग को बोलिए ई, तो ये लग रहा है कि जीभ की पीछे वाली जड़ ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, उस जड़ में से निकल के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और नीचे पढ़े आ ऊ, तो इस तरीके से इसमें नीचे देख सकते हो, इन्हें उच्चरित करके देखिए। आगे हम देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है कि मुख की आकृति कैसे बनेगी। ये पेपर में पूछे जाते हैं, कौन सा संवृत है कौन सा विव्रत है। देखिए ये होते हैं संवृत, एक होता है संवृत, एक होता है विव्रत अर्ध संवृत, और एक होता है विव्रत, और एक होता है अर्ध विव्रत। मैं इनकी परिभाषा बताऊं तो आप परिभाषा नहीं समझ पाएंगे। ये वृत्त की तरह बहुत कम खुलते हैं, ये वृत्त की तरह पूरे खुलते हैं, ये पूरे खुलते हैं, ये वृत्त की तरह बंद रहते हैं। आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। इन्हें सिर्फ समझिए किस तरीके से। अगर मैं समृद्ध में स्वरों की संख्या देखूं कि समृद्ध में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो उन्हें देखिए समृद्ध में जो स्वर आते हैं वो ई और उ आते हैं। देखिए समृद्ध में आते हैं ई उ, याद में करवाऊंगा, अभी केवल लिखते चलिए। ये 4 वर्ड आ गए समृद्ध में। अगर मैं विव्रत की बात करूं तो विव्रत में आते हैं आ और ए, आ और ए। अर्ध समृद्ध में, सॉरी अर्ध समृद्ध में गलत हो गया, अर्ध समृद्ध ए और ओ आता है, मतलब ई उ ए और ओ, ये अर्ध समृद्ध में आते हैं। जो विव्रत में आते हैं वो विव्रत में आते हैं आ और ए, ये आपके विव्रत में आ जाते हैं। और अर्ध विव्रत की अगर बात करूं मैं तो अर्ध विव्रत की बात करता हूं तो इसमें क्या है, ए आ ओ आ, ए अर्ध विव्रत में आता है, आ ए ओ। अब जरा ये देखना, यहाँ पे इसी का एक आगत व्यंजन और आता है विव्रत में, इसे आगत व्यंजन कहते हैं इन्हें। तो इन्हें याद कैसे करेंगे वो देखो कि अर्ध समृद्ध कैसे, वो समृद्ध कैसे, अर्ध समृद्ध कैसे, विव्रत कैसे और अर्ध विव्रत कैसे। याद करने के लिए तो यहाँ पे वर्णमाला लिखो पहले, आ ई आ बड़ा ई ओ। ये यहाँ तक लिखो, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। आपको कुछ नहीं देखना है, इन वर्णों को देखिए क्या बोलते हैं, आ ई। ये क्रम से उठाइए, पहले तो छोड़ो और इन दोनों को उठाओ, इन क्रम को, ई उ, ये कहाँ लगा दो, समृत में। सही है? इसका छोटा उठाओ और इसका छोटा उठाओ, नहीं तो ऐसा करो। इन्हें लिखने का मैंने क्रम बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कैसे लिखना है, इस तरीके से लिख लो, मतलब छोटी ए और छोटा ओ और बड़ी ए और बड़ा ओ। कैसे करोगे? तो अब ये देखो, ये क्रम उठा लिया दो को छोड़ के, ये रख दिया समृत में, और ये क्रम उठा लो इन दोनों का, ये रख दो विव्रत में। ये दोनों विव्रत में हो गई, ये समृत हो गई, ये विव्रत हो गई। अब हम इसकी बात करें तो कैसे करोगे? इसको आ ई उ
उ, ए, आई, ओ, औ। इन्हें याद कैसे करेंगे? एक आगत व्यंजन याद रखिए कि अर्ध विभ्रत में एक आगत व्यंजन और आता है, उसे छोड़िए। उसके बाद देखो आ आता है इसमें से। 2 मिनट। सही है, छोटा है। अब देखो इसे कैसे याद करेंगे कि इसे याद करेंगे इसका बड़ा और इसकी बड़ी। तो देखिए इसका पहला छोड़ के इसका बड़ा उठाइए और इसकी बड़ी उठाइए, एक ही। सही है, इसका बड़ा और इसकी बड़ी दोनों आगे किस में? ये दोनों आगे विभ्रत में। सही है। अब बचता क्या है? इसका छोटा बचता है, तो उसके छोटे को उठाइए, ये उठाएंगे छोटे वाले को। अब इसी जिसके बड़े उठाए हैं उसी के छोटे छोटे उठाओ दोनों। उसके छोटा उठाया, इसका छोटा और आगे वाले का भी छोटा। ये तो छोटे छोटे जो हैं सारे के सारे छोटे छोटे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ये देखो, जिसके बड़े उठाए हैं दोनों विभ्रत में, उनके छोटे उठा लो दोनों, उससे अगला वाला छोटा उठा लो, तो ये सब छोटे वाले कहाँ चले जाएंगे? इधर, और एक आगत व्यंजन और हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इन्हें याद करने का तरीका आँखों में केवल इस तरीके को बसा लो। मतलब याद मत करिए, केवल इस तरीके को बसा लो कि ई से ऊ तक के क्रम से, और छोटी है छोटा हो जाएगा अर्ध समृत में। और इसमें क्या, विभ्रत में पहले का बड़ा और एक ये बड़ी है, तो ये आ का बड़ा और ए का बड़ा समृत में। विभ्रत में और क्या हो जाएगा? इसी का छोटा और ए का छोटा और अगले वाले ओ का छोटा। तो क्या करेंगे? अर्ध विभ्रत में। ये इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। अब आगे देखते हैं। अब आगे की कहानी है अनुनासिक वर्ड। अनुनासिक वर्ड या अनुनासिक स्वर, अनुनासिक ध्वनियाँ लिखो। ध्वनियाँ, अनुनासिक ध्वनियों में क्या होता है, जरा इसे देखो। अनुनासिक ध्वनियों में होता है कि अनुनासिक मतलब जिनका उच्चारण मुख व नाक की सहायता से हो। किससे? मुख व नाक की सहायता से। जैसे इसका सिंबल होता है चंद्रबिंदी। तो इसकी पूरी वर्णमाला को समझिए कैसे। जैसे आ, ए, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। जरा देखना इसे, किस पर चंद्रबिंदी लगेगी और किस पर चंद्रबिंदी नहीं लगेगी। तो देखो, इस पर चंद्रबिंदी लगेगी, इस पर चंद्रबिंदी, इस पर चंद्रबिंदी, इस पर बिंदी नहीं लगेगी। जिस पर ऊपर मात्राएं होती हैं उस पर चंद्रबिंदी नहीं लगती, उस पर केवल बिंदी रहती है। इस पर चंद्रबिंदी, इस पर लगेगी, इस पर लगेगी, इस पर लगेगी, लेकिन इस पे और इस पे क्या बिंदी नहीं, बिंदी लगेगी, चंद्रबिंदी नहीं लगेगी। ये था आपका अनुनासिक ध्वनियाँ। और निर अनुनासिक में क्या आते हैं? एक होते हैं निर अनुनासिक। निरानुनासिक ध्वनियाँ। जो निर अनुनासिक की बात कभी भी करे, निर का मतलब जो अनुनासिक नहीं है, जो नाक की सहायता से नहीं बोली जाती हैं, जिसमें नाक का सहयोग नहीं होता है, तो वो सभी स्वर आ जाते हैं। जितने भी हैं आपके सभी स्वर वर्ड होते हैं वो निरानुनासिक हो जाते हैं। ये सभी स्वर जो इनके बोलने में नाक की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? निरानुनासिक ध्वनियाँ। अब आगे की हम बात करें। ये कहानी खत्म हुई आपकी। अब जरा मैं थोड़ा कैसे समझना चाहता हूँ इन्हीं स्वरों को। स्वर लगभग मैंने सारे ख़त्म कर दिए। जरा मैं इन स्वरों को और देखता हूँ 2 मिनट कि किस तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अभी बताया था स्वर के भेद, या फिर आप छोड़िए, जरा देखिए कि संधि स्वर क्यों कहते हैं। जरा देखो कैसे बनते हैं। आ और आ का समावेश
अगर इन्हीं ध्वनियों से किया जाए, आपस की ध्वनियाँ जब मिल जाती हैं तो इसी का बड़ा बनाती हैं। ऐसे ही ई और ई की ध्वनियाँ अगर आपस में ही मिल जाएं तो ये अपना ही बड़ा बनाती हैं। अगर हम इसको बताएं ऊ और ऊ की ध्वनियाँ आपस में ही अगर मिल जाएं, किसी अन्य ध्वनि से ना मिलें, तो ये क्या करती हैं, अपना ही बड़ा बना देती हैं। तो ये देखो, ये आते हैं दीर्घ वर्ण सारे, मैंने आपको बताया था, सॉरी, ये आते हैं आपके ह्रस्व स्वर। ये दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा तो छोटा है, लेकिन ये हमारे सारे दीर्घ वर्ण मिले हैं ना मुझे, तो इन्हें देखते हैं दीर्घ वर्ण। जैसे कि दीर्घ वर्ण होता है दीर्घ। अब यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे दीर्घ वर्ण है ये सारे के सारे, बड़ा, बड़ी, बड़ा, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, दीर्घ वर्ण है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे दीर्घ संधि कह सकता हूँ इसे। ये संधि स्वर है, मैंने संधि स्वर क्यों कहता हूँ इसे समझ लो। दीर्घ संधि क्यों कहते हैं, देखो मैं एक वर्ण लिख रहा हूँ विद्यालय, विद्यालय को लिखेंगे और तोड़े संधि में तो क्या करेंगे, जरा तोड़िए इसे, तो ये देखो कैसे निकल के आते हैं, विद्या धन आलय। विद्यालय का मतलब होता है विद्या मीन्स ज्ञान, आलय मीन्स घर। तो इन दोनों अर्थ का संधि विच्छेद करने के बाद दोनों शब्दों का क्या होना चाहिए, दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होना जरूरी है। तो देखिए विद्या से क्या निकलेगा, बड़ा, और यहाँ से क्या निकलेगा, बड़ा। आपने मिलाया, बड़ा चाहे इससे मिला दो चाहे इससे मिला दो बनेगा यही, चाहे छोटा है इससे मिला दो चाहे इससे मिला दो बनेगा यही। तो आ मिलेगा तो क्या बनाएगा, अपना ही बड़ा। देखो हमने कुछ कहा था यहाँ से, विद्यालय, ऐसे पुस्तकालय, तो तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा। अब जैसे ये आ जो ध्वनि निकल के आई है वो आ हमने कहाँ से तोड़ी थी, देखो विद्या की, इस विद्यालय के आ को ही तो हमने डिस्टर्ब किया था, तो विद्या धन आलय हो जाएगा, इसी यहीं से तोड़ी है। तो आलय मीन्स घर होता है, विद्या मीन्स ज्ञान होता है, ज्ञान का घर ही विद्यालय कहलाता है। तो ये कहाँ बन के आ गया, और ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें ये दिख रहा है। तो दीर्घ बनते हैं, देखो समान स्वर ध्वनियाँ मिल करके, समान आपस अपनी अपनी समान स्वर ध्वनियाँ मिल करके अपना ही बड़ा बना देती हैं, अपने ही बड़े बना करके ये बनाती हैं, अपनी ही समान स्वर ध्वनियों से मिल करके अपना ही बड़ा बन जाता है। और जो अपना बड़ा होता है वो क्या होता है, दीर्घ कहलाता है, जो बड़ा होता है। ऐसे ही मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले क्या, कि मैंने बोला छोटी ए, तो देखो आ या बड़े आ से किसी भी छोटी या बड़ी का समावेश करेंगे तो क्या बनेगा, जरा बोलिए, देखो कैसे। आ और ई को मिलाएंगे, अ ई, ये लास्ट में अगर हम बहुत देर तक बोलते रहेंगे तो एक मुंह के सामने कंपन पैदा हो जाएंगे, किसके, ए के, ए ध्वनि आ जाएगी। आ और ई को मिलाएंगे, बहुत देर तक अगर बोलेंगे तो एक मुंह के सामने कंपन पैदा हो जाएंगे इस ए के। तो आ और ई को मिलाया तो क्या हो गया, ए। अगर मैं इसी को मिला दूं, आ का समावेश और बड़े आ से का समावेश अगर हम ऊ से कर दें और बड़े ऊ से कर दें तो औ लास्ट में करेंगे तो लास्ट में एक कंपन पैदा हो जाएंगे आपके, क्या, ओके, औ। ये हो गया आ और ऊ को मिला करके। देखिए दो असमान गुण मिल करके एक नया गुण बना रहे हैं, दो असमान स्वर ध्वनियाँ मिल करके एक नई ध्वनि का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम क्या, एक दो, देखो दो, ये असमान है ये असमान है, असमान ध्वनियाँ मिल करके एक नए गुण का क्या कर रहे हैं, एक नए गुण का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जब नया गुण बन गया, ये मिल करके एक नया गुण बन के आ गया, ये देखो नया गुण बना, आ ऊ को मिलाकर एक नया गुण बना, तो इसे कह देते हैं हम क्या, गुण जब बदल गया तो इसे कह देते हैं गुण संधि। जब इनका गुण ही बदल गया तो जहाँ ए की मात्रा जहाँ दिख जाए और जहाँ ओ की मात्रा दिख जाए वहाँ आपकी कौन सी संधि कहलाएगी, हमेशा गुण संधि। कौन सी संधि कहलाएगी, गुण संधि। देखो ये दोनों संधि स्वर ये भी हुए। अब आते हैं इसी के बड़े, तो इसी के बड़े क्या हैं, जब आ का और बड़े आ का समावेश छोटी ए और बड़ी ए से करते हैं तो ये बड़ी ए में ये आ का मिल करके आ मिल करके इसी में वृद्धि कर देते हैं। ऐसे ही आ का समावेश और बड़े आ का समावेश अगर हम छोटे ओ और बड़े ओ में करेंगे तो ये अपने ही वर्ड में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, अपने ही वर्ड में वृद्धि कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, ये आ को मिला करके ये अपने में ही वृद्धि कर लेते हैं। तो ये वृद्धि हो गई ना इन्हीं में, एक ही जगह आई हो गई,
तो ये वृद्धि हो गई, तो ये दोनों क्या कहलाती है, ये वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी, ये वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी। तीनों संधियाँ मैंने बता दी कैसे होती हैं। अपने में वृद्धि कर ली, अपना नया गुण बना लिया और अपने सजे सजे मिलकर के सगा बड़ा बना दिया, तो बात दीर्घ हो जाएगी। आगे हम इनको, एक लास्ट बात रह गई है इनमें, वो देख लो कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। स्वरों की कहानी इस वीडियो में बिल्कुल फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो स्वरों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान कि कहाँ से ये स्वर उच्चारित होते हैं। तो जरा देखिए, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से और दंतोष्ठ, नहीं कंठोष्ठ और कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ कि अब क्या है, ओष्ठ कंठोष्ठ और कंठ तालव्य, तालव्य यहाँ लिख लो। कंठ तालव्य। अब जरा देखना इसे, इन्हें याद हम बाद में करवाएंगे जब पूरी व्यंजन वर्णमाला व्यंजनों को ले लेंगे, उसके बाद आ से ज्ञा तक के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान बता देंगे 5 लाइनों में, कैसे कहाँ से उच्चारित होगा याद करवा देंगे। लेकिन अभी स्वरों का देख लो सिर्फ कि इचु ऐसा वो अकोह विसर्जनीय नाम कंठा, एक लाइन होती है संस्कृत, ये संस्कृत से याद कर पाएंगे। अकोह विसर्जनीय नाम कंठा, तो आ और बड़ा ये दोनों कंठ से होते हैं। अब इचु ऐसा नाम तालु, तो ई और बड़ी ये तालु से होते हैं। ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो ऋतु री मूर्धा से होता है। दंत से कोई भी स्वर उच्चारित नहीं होता है, दंत से कोई भी स्वर उच्चारित नहीं होता है। ओष्ठ का मतलब होता है उपु उपदमानीय नाम ओष्ठा, उपू, उपू का मतलब होता है ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। और कंठ देखो, कंठ ओष्ठ, तो कंठ वाला वर्ड ले लो और ओष्ठ वाला वर्ड ले लो। कंठ वाला वर्ड ले लेंगे और ओष्ठ वाला वर्ड ले लेंगे, तो मैंने क्या बताया था, आ और ऊ को मिलाएंगे तो बताओ क्या बनेगा, तुम ही खुद बता लो। औ औ औ औ मैंने बताया था, तो औ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या कंठोष्ठ में क्या आ जाएगा, छोटा ओ, इसमें क्या आ जाएगा, छोटा ओ और औ। अब मैं कहूँगा आपसे कि कंठोष्ठ कंठ तालव्य, तो कंठ से मिलने वाला वर्ड और तालु से मिलने वाला वर्ड लगा लो, ये इस तरीके से, ये कंठ वाले। तो कंठ और तालु को जब मिलाओगे तो कैसे, देखो आ और मैंने आपको अभी तक बताया था अभी ई, तो आई 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 किससे हो जाएगी, ये दोनों तो आसान है याद करना। कंठ तालव्य जब दो ध्वनियों का कंठ और ओष्ठ मिले तो कंठ और ओष्ठ वाले मिला के बता दो क्या हो जाएगा, और इससे मिले तो ये बता दो, तो क्या हो जाएंगे ये ए और बड़ी ये इनके उच्चारण स्थान है कि कहाँ से उच्चारित होंगे। देखो अब कैसे याद करना है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऋषि, सही है, समझना ऋषि को पहले लेके आना है ऊ से। देखो कैसे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये याद करने पड़ेंगे जब इस पर श्रेणी व्यंजन वर्ड पढ़ोगे तब, क्योंकि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद नहीं करोगे तो पता नहीं चल पाएगा कौन सा वर्ड कहाँ से निकल रहा है। देखो अ आ ई जब क्रम से ये याद होंगे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो अ आ ई ऋषि, ओ बस हो गया, इतने तक याद कर लो। यहाँ तक याद कर लिया, अ आ ई ऋषि, ऊ हो गया। अब बस कंठ तालु से मिलाओगे कंठ तालव्य और कंठोष्ठ से मिलाओगे तो कंठोष्ठ। ये आप ध्वनियाँ यहाँ से लगा सकते हो ऐसे इस तरीके से। तो ये तो थे उच्चारण स्थान, लेकिन याद रखिए उच्चारण स्थान स्वरों के, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं जरा देख लो, 1 2 3 4 5 6 हैं कितने, 7, लेकिन दंत नहीं होता है। तो कितने उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के। ये क्वेश्चन बन सकता है। स्वरों की कहानी मैंने इस वीडियो में बिल्कुल ख़त्म कर दी। स्वर इतने ही हैं, जो कुछ था मैंने सब कुछ बता दिया स्वरों के बारे में। अब हम कल व्यंजनों की बात करेंगे। एक चीज़ नोट करके और मैं पॉइंट यहीं बताना चाहता हूँ कि स्वर जो हैं कभी 2 स्वर नहीं मिल सकते आपस में, लेकिन 2 व्यंजन मिल सकते हैं। कैसे जरा समझिए, 2
स्वर कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। दो स्वर आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन दो व्यंजन मिल सकते हैं। दो व्यंजन आपस में मिल सकते हैं। लो तुम तो, अब तुम्हें हम ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, तुम हमारे दिमाग में यहीं आ गया कि यहीं पे देख लो इसी वर्ड को, इसी वर्ड को देखो और देखो कैसे व्यंजन मिल रहे हैं। तो व्यंजन में व्यंजन को ही देख लो कि व्यंजन में उआ उठाओ, उआ आधा है, या उठाओ आधा है, और आ लगाओ, जा उठाओ आधा है, आगे आ उठाओ आधा है, वो और ना उठाओ अधूरा, और ये आ उठाओ। देखो हुआ या में मिलेगा, तो ये देखो ये हुआ या में ही तो मिला है कि आ में मिला है। ये अगर यहाँ होता, यहाँ इसके यहाँ पे या हुआ होता तो आ में मिला होता, नहीं। किस में पहले बनेगा हुआ, फिर बनेगा या, ऐसे ये दो व्यंजन बढ़ गई। तो ये दो व्यंजन तो मिल गई, लेकिन कभी क्या दो स्वर बनते, कभी अगर जैसे ई और ई कभी देखिए मिली हुई नहीं, कभी आ और आ कभी मिला सकते हो, कभी नहीं। कोई दो स्वर नहीं मिल सकते हैं, लेकिन दो व्यंजन आपस में मिल सकते हैं। जैसे कि चलो ये तो व्यंजन की बात थी, ये व्यंजन की बात थी कि हुआ या, अब आ जोड़ दो इसमें तो ये हलंत हटा दो, तो क्या हो जाएगा, हो गया। तो हुआ या में मिला है, ना कि आ में। अब आगे देखते हैं, जैसे कि चलो क्या ले लो, हटाओ ज़्यादा बड़ा मन लो, ये ले लो क्या, का हलंत, या हलंत और बड़ा। तो देखो का किस में मिलेगा, का या में मिलेगा, किस में मिलेगा, या, आ इसमें मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो दो व्यंजन तो मिल सकते हैं, लेकिन कभी दो स्वर आपस में नहीं मिल सकते हैं। आज हमने स्वरों के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका, संपूर्ण ज्ञान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना हो सका है ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देने की कोशिश की है। तो अगली वीडियो में हम व्यंजनों को लेके आएंगे और बहुत अच्छे से उन्हें भी पढ़ेंगे। उन्हें हम बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील के आधार पर पढ़ेंगे। सारे स्वर और व्यंजन खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो में सारे स्वर और व्यंजनों को मुख के आधार पर बताऊंगा कि किस तरीके से बोल के इन्हें जांचा जा सकता है। या चार ऑप्शन पेपर में मिल जाएं, तो चारों ऑप्शनों में अगर कुछ भी नहीं आता हो आपको स्वर और व्यंजन में, तो वो चारों ऑप्शन सिर्फ मुख से उच्चरित ध्वनि के आधार पे ही आप पहचान लो, मुख से बोल करके उन्हें पहचान लोगे कि ये हो सकता है पेपर में। ये मैं तीसरी वीडियो में आज के बाद लेके आऊँगा, जब स्वर और व्यंजन दोनों खत्म हो जाएंगे। जब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।